स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत दर्ज की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता पार्टी। हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 48 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। तो इस समय रुझानों में बीजेपी 48 सीटों में आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस को रुझानों में 0 सीटें आई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को हराकर जीत चुके हैं और जंगपुरा सीट भाजपा के राजेश भाटिया ने मनीष सिसोदिया को हराकर जीत ली है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। ये 1952 से 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2025 में किस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव 2025 की सीट बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रकाश को हराकर जीत ली है। चंद्रभानु पासवान 42,846 मतों के अंतर से जीत गए हैं और ये है इनकी तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा हाल ही में की गई कटौती के बाद नया रेपो रेट दर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.25%। आरबीआई द्वारा हाल ही में की गई नई कटौती के बाद नया रेपो रेट दर है 6.25%। आरबीआई ने 7 फरवरी 2025 को रेपो रेट में 0.25% की कटौती की, जिससे नया रेपो रेट 6.25 हो गया है। रेपो रेट क्या है इसके बारे में जानते हैं। यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेता है। जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वे अपने सरकारी सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर आरबीआई से लोन लेते हैं। रेपो रेट दर कम करने से क्या होता है? तो जब आरबीआई रेपो रेट दर कम करता है तो बैंकों को लोन सस्ता मिलता है। जब बैंकों को लोन सस्ता मिलता है तो बैंक भी जनता को कम ब्याज दर पर लोन देना शुरू करती है, जिससे बाजार में पैसे की मात्रा बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई के बारे में जानेंगे तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज कुमार। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में नीरज कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय नौसेना के नीरज कुमार ने भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनल स्पर्धा में 464.1 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेलों का पहला आयोजन 1924 में लाहौर में किया गया था। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ करता है। राष्ट्रीय खेलों की आवृत्ति हर 4 साल में एक बार होती है। 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है, जबकि 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गोवा ने किया था। इस साल राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य है गेट सेट प्ले और यह है नीरज कुमार की तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को गति देना है। इस पहल के तहत बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स, कृषि, पर्यटन, उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में 43वें केंद्रीय संचार मंत्री हैं और 10वें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। और ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की स्थापना 2001 में की गई थी। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उत्तर राज्यों में 8 राज्य आते हैं
जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और यह है इनकी तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा एक्सपो 2025 किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा एक्सपो का आयोजनकर्ता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है और सह आयोजककर्ता चमड़ा निर्यात परिषद है। इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है जो 20 से 21 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसका आयोजन इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारिका, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय चमड़ा उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा और निर्यात के अवसरों का विस्तार करना है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश है, जिसमें चेन्नई, आगरा, कानपुर, कोलकाता और जालंधर चमड़ा उद्योग में प्रमुख केंद्र हैं। चमड़ा निर्यात परिषद के बारे में जानेंगे। इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। इसका उद्देश्य भारतीय चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। इंडियन इंटरनेशनल कॉन्क्लेव एंड एक्सपो सेंटर यानी यशोभूमि के बारे में जानेंगे। ये द्वारिका, नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्घाटन सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बारे में जानेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 8 से 10 फरवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विरासत संस्थान, नोएडा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें संस्करण का आयोजन भारतीय विरासत संस्थान, नोएडा में किया जाएगा। ये आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 तक चलेगा। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के बारे में जानेंगे। एक अखिल भारतीय संस्था है जो भारतीय कला विरासत के अध्ययन को समर्पित है। इसका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में स्थित है, जिसका उद्देश्य भारत के इतिहास का संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसका 32वां सत्र, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, 8 से 10 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजक संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था है जो इस सत्र की मेजबानी कर रहा है। भारतीय विरासत संस्थान के बारे में जानेंगे। ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक मानित विश्वविद्यालय है जिसका उद्देश्य भारतीय विरासत, कला, संस्कृति के अध्ययन और संरक्षण में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित भारत @2047 की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। हाल ही में विकसित भारत @2047 की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक साझेदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर सम्मेलन की मेजबानी नीति आयोग ने की है। इसके आयोजनकर्ता नीति आयोग है। इसका उद्देश्य भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर विचार विमर्श करना है और प्रमुख क्षेत्रों में सुधार और मजबूती के लिए नीतिगत सुझाव देना है। इसका मुख्य फोकस अर्थव्यवस्था, उच्च विकास दर, रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण की ओर है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमाओं की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा आधुनिकीकरण है। वैश्विक साझेदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कूटनीति और राजनीतिक गठजोड़ है। कानून और शासन के लिए न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करना और सुशासन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। नीति आयोग के बारे में जानेंगे। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है योजना आयोग के स्थान पर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसका उद्देश्य नीतिगत सुझाव देना, आर्थिक सुधार और सुशासन को बढ़ावा देना है। अब भारत @47 मिशन के बारे में जानेंगे। ये मिशन भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का विजन रखता है। इसमें 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना, मजबूत बुनियादी ढांचा, डिजिटल परिवर्तन और सामाजिक अर्थव्यवस्था पर जोर देना है। सरकार द्वारा अमृतकाल में सुधारों और नीतियों को लागू किया जा रहा है।
अगला क्वेश्चन है, जोमेटो लिमिटेड ने अपना नया नाम क्या रखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटर्नल लिमिटेड। जोमेटो लिमिटेड ने अपना नया नाम इटर्नल लिमिटेड रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी बैंक इंडिया के इंडिया सब क्लस्टर और बैंकिंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के बाला सुब्रमण्यम। हाल ही में सिटी बैंक के इंडियन सब क्लस्टर और बैंकिंग के नए प्रमुख के रूप में के बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है और ये है इनकी तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य औषधीय पौधे के स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका शुभारंभ 6 फरवरी 2025 को आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जावद द्वारा किया गया। यह एक प्रजाति केंद्रित अभियान है जो शतावर की विशेषता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका वनस्पति नाम एस्पेरागस रेस्मोसस है। आयुर्वेद में इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसे औषधियों की रानी कहा जाता है। मुख्य रसायन घटक इसमें हैं स्टेरॉयडल, सेपेनोसिस, सेटेवेरोसाइट्स और आइसोफ्लेवोन्स। इस औषधि के उपयोग के बारे में जानते हैं। महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करता है, हार्मोन संतुलित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, पाचन तंत्र के विकारों में लाभदायक है, तनाव और चिंता को कम करता है, हृदय स्वास्थ्य को सुधार करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण शरीर को मुक्त कणों से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कैरेबियन और नॉर्थ ब्राजील शेल्फ की सुरक्षा के लिए ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग। हाल ही में अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने कैरेबियन और नॉर्थ ब्राजील शेल्फ की सुरक्षा के लिए ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म शुरू किया है। ओशियन के बारे में जानेंगे। कैरेबियन और नॉर्थ ब्राजील शेल्फ में समुद्री परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा शुरू की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य कैरिबियन सागर और नॉर्थ ब्राजील शेल्फ, जो जैव विविधता, स्थानीय अर्थव्यवस्था और जलवायु सहनशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी प्रमुख गतिविधियों को जानेंगे। इसका काम सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली करना, प्रदूषण नियंत्रित करना, ब्लू कार्बन परियोजनाओं का विकास करना, समुद्री स्थानिक योजना बनाना, समुद्री सरकारी क्षेत्रों की स्थापना करना। कैरिबियन सागर के बारे में जानेंगे। कैरिबियन सागर अटलांटिक महासागर के दक्षिण पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी और दक्षिणी पूर्व में स्थित है। कैरिबियाई सागर में सबसे गहरा बिंदु केमैन ट्रेंच है, जो क्यूबा और जमैका के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इबोला वायरस के खिलाफ टीकाकरण परीक्षण शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युगांडा। हाल ही में युगांडा में इबोला वायरस के खिलाफ टीकाकरण परीक्षण शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन में 2050 तक पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में कोको उत्पादन के उपयुक्त भूमि के लिए कितने प्रतिशत नुकसान की चेतावनी दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। हाल ही में एक अध्ययन में 2050 तक पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में कोको उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि में 50% तक नुकसान की चेतावनी दी गई है। कोको क्या होता है? कोको एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम थियोब्रोमा कोको है। इसका उपयोग मुख्य रूप से चॉकलेट, कोको पाउडर, कोको बटर बनाने के लिए किया जाता है। विश्व में कोको उत्पादन में शीर्ष देश आइवरी कोस्टा है, जो 40% उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर घाना है 20% उत्पादन के साथ। फिर उसके बाद तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया, चौथे पे नाइजीरिया और पांचवे पे कैमरून है। चलिए चलते हैं 9 फरवरी के इतिहास की ओर। 1757 में मीर जाफर के बेटे मीरान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच गुप्त संधि हुई। यह संधि बंगाल के ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।
1824 में रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ। वे ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। 1881 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस चलाई गई। यह परिवहन क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1893 में थॉमस एडिसन ने मोशन पिक्चर स्टूडियो की स्थापना की। यह फिल्म निर्माण उद्योग की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण कदम था। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने ग्वाडलकैनाल द्वीप छोड़ा। यह अमेरिका की प्रमुख जीतों में से एक थी और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रशांत क्षेत्र में मोड़ लाने वाली घटना थी। 1951 में भारतीय जनसंघ यानी आज की भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। 1969 में बोइंग 747 जंबोजेट की पहली परीक्षण उड़ान हुई। यह विमानन उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी। 1971 में अपोलो 14 मिशन अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटे। यह अमेरिका का सफल चंद्र अभियानों में से एक था। 1996 में HAL ने भारत में पहले स्वदेशी युद्धक विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का परीक्षण किया। यह भारत की रक्षा और स्वदेशी सैन्य प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 2012 में 2001 के भारतीय संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दी गई। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का प्रतीक था। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।